द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिकेट से कैंसर तक और वापस क्रिकेट की दुनिया में, जिसे लिखा है क्रिकेटर युवराज सिंह ने। तो क्या आप क्रिकेट के फैन हैं या नहीं भी हैं, तो युवराज सिंह को जरूर पसंद करते होंगे, जिन्हें अपने करियर के पीक टाइम में कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होकर क्रिकेट छोड़ना पड़ा। लेकिन युवी एक सच्चे फाइटर की तरह कैंसर को हराकर वापस क्रिकेट की दुनिया में लौट कर आए और अपने लाखों फैंस को मैसेज दिया कि हमें चैलेंजेस से भागना नहीं है, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना है। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बाय युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फेमस इंडियन बैट्समैन युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक को पढ़कर कई लोग इंस्पायर हुए हैं। अपनी इस बुक के जरिए युवी ने क्रिकेट के लिए अपने प्यार और अपनी कैंसर की बीमारी के स्ट्रगल को शेयर किया है। आप इस बुक में युवराज सिंह के क्रिकेट के शौक से टीम इंडिया के प्लेयर बनने तक की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितने स्ट्रगल करने पड़े। युवराज सिंह जब अपने करियर की पीक पर थे तो उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी का पता चला, जिसका उनकी लाइफ और करियर में काफी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी। युवराज सिंह कैंसर को हराकर क्रिकेट की दुनिया में वापस कैसे लौट कर आए, ये सब आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने ये बुक लिखी है और कैंसर पेशेंट्स के लिए यूवी कैन नाम से फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है। और यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स को फ्री चेकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं या फिर आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ऑल द वे टू इंडिया। बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। स्कूल टाइम में मुझे हमेशा रेसेस और फिजिकल ट्रेनिंग का वेट रहता था। बाकी सभी सब्जेक्ट्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं थे, इसीलिए मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते थे। मेरी फ्रेंड आंचल मुझे स्टडीज में हेल्प करती थी। बावजूद इसके मेरा स्कोर हमेशा एवरेज से कम ही रहा। एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैटिंग कर रहा था तो गलती से शॉट एक आदमी को लगा जो स्कूटर से जा रहा था। बॉल उसे बड़े जोर से लगी थी। वो आदमी स्कूटर से नीचे गिरा और तुरंत उठकर हमारे पीछे भागा। ये बात मुझे आज तक क्लियर याद है। मेरे फादर ने यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। उस वक्त महारानी क्लब में इंडिया के फेमस बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस करते थे। एक दिन मेरे फादर मुझे उनके पास लेकर गए और सिद्धू से पूछा कि क्या वो मेरी बैटिंग देखेंगे। मेरे बैटिंग करने के बाद सिद्धू ने मेरे पिता को बोला कि ये लड़का क्रिकेट के लिए नहीं बना है। लेकिन मेरे फादर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो मुझे नेशनल टीम में जगह दिलवा कर रहेंगे। वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुए और ना ही मुझे होने दिया। एक दिन सुबह सुबह मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिस करने को बोला। उस दिन काफी ठंड थी। मैं बेड में लेटा रहा और मैं यूं प्रिटेंड कर रहा था कि मैंने उनकी बात सुनी ही नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे फादर मेरे रूम में आए और एक बाल्टी ठंडा पानी मेरे सर पे उड़ेल दिया। उस दिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन जिस दिन मैं अच्छा परफॉर्म करता था, मुझे लगता था कि मेरे फादर का एक ही सपना है कि वो मुझे एक ग्रेट क्रिकेटर बनता हुआ देखें। मुझे भी यही लगता था कि क्रिकेट ही वो चीज है जो मुझे फ्रीडम दे सकती है। मेरे पेरेंट्स के आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। मेरा छोटा भाई जोरावर मुझसे 8 साल छोटा है। मेरे पेरेंट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम थी, उनसे बचने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट में लगा दिया था। पर मेरा छोटा भाई जोरावर पेरेंट्स के झगड़ों के बीच पिस रहा था। मेरी मदर ने अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी क्योंकि माँ मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम है। क्रिकेट को लेकर मेरे फादर शुरू से ही काफी स्ट्रिक्ट रहे थे। मेरी पूरी टीनेज तक उन्होंने मुझे काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा। एक बार रणजी प्रैक्टिस मैच खेलते वक्त मैं 39 रन्स पर आउट हुआ तो मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे फोन पर बोल दिया था कि अब घर मत आना वरना तुझे जान से मार दूंगा। और मुझे पूरी रात घर के बाहर खड़ी अपनी कार में सोना पड़ा था। अगली सुबह जब मैं घर के अंदर आया तो फादर ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर दूध का भरा गिलास देकर मारा। एक बार की बात है, बैक में फ्रैक्चर आने की वजह से मुझसे फील्डिंग में मिस्टेक हो गई थी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा मेरे पिता ने मेरी कार का साउंड सिस्टम तोड़ रखा था। ऊपर से मेरे सीनियर्स के नेगेटिव कमेंट सुन सुनकर मेरा जीना मुश्किल हो गया था। फाइनली मैंने रणजी ट्रॉफी में 100 का स्कोर किया। मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और पूछा कि मैच कैसा रहा। मैंने प्राउडली बोला मैंने सेंचुरी मारी। इस पर मेरे फादर बोले तुमने 200 रन क्यों नहीं बनाए। उनकी बातों से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया।
फिर फादर ने मुझे दोबारा फोन करके बोला कि उन्होंने मेरी कार की चाबियां कहीं छुपा दी हैं। इसके बाद मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने चला गया। मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सिलेक्ट किया गया और इस तरह इंडियन नेशनल टीम में मेरी एंट्री हुई। अपने पहले मैच में मैंने 84 रन का स्कोर बनाया और मैन ऑफ द मैच बन गया। अपने पहले 6 पैक से मैंने अपनी मां के लिए घर खरीदा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लाइफ के अगले पड़ाव पर, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप। 2011 वर्ल्ड कप हमारे लिए किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं था। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। 2010 में मेरी गर्दन में एक स्ट्रेन आ गया था, जिसकी वजह से बड़ा पेन हो रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं सर घुमाकर देख भी नहीं पा रहा था। MRI में डिस्क बल्ज आया था। हमारे टीम फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को मेरी गर्दन ठीक करने के लिए बुलाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बारी नंबर 4 पर थी। मैंने 2 बॉल खेले कि अचानक लगा कि गर्दन में एक झटका लगा है। उसके बाद तो जैसे कमाल हो गया। मैंने धुआंधार खेलना शुरू कर दिया और काफी बढ़िया स्कोर बनाए। मैं सचिन तेंदुलकर से काफी इंस्पायर था। ये मेरे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट था कि हम टीममेट्स थे। वर्ल्ड कप खेलने से पहले सचिन ने मुझसे बोला था कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए टूर्नामेंट खेलना चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं या उससे प्यार करता हूं। सचिन ने मुझे और मेरे टीममेट्स को हमेशा मोटिवेट किया। एक बार मैक्सिको में हमारी टीम डिनर कर रही थी तो एक फैन रविंद्र जडेजा के पास आकर उस पर शाउट करने लगा, यानी चिल्लाने लगा। वो चिल्ला रहा था कि तुम इतनी जल्दी आउट कैसे हो गए, और गंदी गालियां दे रहा था। मामला काफी बिगड़ गया और न्यूज में भी आ गया था। हम पर ओवरपेड और गैर जिम्मेदार होने का ठप्पा लगा। इस घटना के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था, लेकिन फिर जुलाई में मुझे श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। वर्ल्ड कप से पहले मैंने 2 बैट सिलेक्ट किए थे। एक में मैंने वर्ल्ड कप नंबर 1 लिखा था और दूसरे में वर्ल्ड कप नंबर 2। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें मैंने नंबर 1 वाले बैट से खेला था। ढाका के लिए जाते वक्त मुझे मेरा बैट नंबर 2 नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी माँ ने किसी को वो बैट चंडीगढ़ अपने पास मंगा लिया था। माँ उस बैट को बाबा जी का आशीर्वाद दिलवाने संगत लेकर गई थी। संगत में काफी भीड़ थी। जब बाबा जी ने बैट देखा तो वो एकदम बोल पड़े, ये तो युवी का बैट है। उन्होंने मेरे बैट को पहचान लिया था। ये वही बैट था जिससे मैंने वर्ल्ड कप में खेलना था। बाबा जी ने सबको बोला कि वो इस बैट को ब्लेस करें, यानी इस बैट में अपनी दुआएं भर दें। मेरी मदर बेंगलोर मैच शुरू होने से पहले ही पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे मेरा बैट नंबर 2 वापस दिया। वर्ल्ड कप में मैंने टोटल 352 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 सेंचुरी थी। और अब बढ़ते हैं लाइफ के उस टर्निंग पॉइंट की ओर, सी चेंज फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। हेल्थ बिजनेस में जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं वो है जतिन चौधरी। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट है। मैं उसे 2006 में पहली बार तब मिला जब मुझे एक बार लेफ्ट घुटने के पास चोट लगी थी। फिर 2008 में जब मुझे शोल्डर इंजरी हुई तब मेरा ट्रस्ट उस पर और बढ़ गया। जब मुझे फर्स्ट टाइम अपने ट्यूमर का पता चला तो उस वक्त भी मैंने औरों से ज्यादा जतिन की थेरेपी और ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दी। मेरी खांसी की वजह से डॉक्टर कोहली ने मुझे एक्सरे कराने को बोला। जब मैं निकल रहा था तो जतिन ने मुझे रोक लिया और एक्सरे प्लेट्स चेक करने को बोला। डॉक्टर के माथे पर शिकन थी और जतिन काफी परेशान लग रहा था। एक्सरे में एक वाइट ब्लर साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं एक FNAC टेस्ट करवाऊं। अगले दिन मैंने अपना CT स्कैन करवाया। बाद में डॉक्टर कोहली ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, मेरे लंग्स में ट्यूमर था। डॉक्टर कोहली ने यह भी कहा कि यह ट्यूमर कैंसर की शुरुआत हो सकती है। उस टाइम मेरी माँ गुरुद्वारे गई हुई थी। जतिन ने उन्हें फोन करके ये न्यूज दे दी। माँ जब वापस आई और हमने एक दूसरे को देखा तो वो मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने अपने सभी नजदीकी दोस्तों को भी ये न्यूज शेयर कर दी। डॉक्टर परमेश्वरन ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोला। मैं कुछ भी खाता या पीता मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देती थी। कुछ खाते ही मुझे तुरंत उल्टी आ जाती। इस बीच प्यूमा ब्रांड ने मुझसे शूटिंग की डेट्स मांगी। ये एक एंडोर्समेंट डील थी जो मैं बोल्ट, अलोंसो और अगुएरो के साथ करने वाला था। ये डील मैंने पहले ही साइन कर रखी थी। उसेन बोल्ट एक जमाइकन स्प्रिंटर हैं, फर्नांडो अलोंसो एक स्पेनिश रेस कार ड्राइवर हैं और सर्जियो अग्यूरो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। मैंने प्यूमा वालों को जनवरी 2012 की डेट्स दी थी जब मैं फ्री हो सकता था, लेकिन जब मुझे अपने कैंसर का पता चला तो मैंने प्यूमा को इसके बारे में इन्फॉर्म किया।
लेकिन उन्होंने ये डील मुझसे वापस नहीं ली, बल्कि ये बोला कि वो मेरे ठीक होने का वेट करेंगे। लेकिन मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसीलिए मैं शूट करने चला गया। वहां एक ट्रेडमिल पर हमें दौड़ना था। अलोंसो ने मुझे मेरी कैप पर ऑटोग्राफ दिया। यही कैप पहनकर मैं उसे रेस करते हुए देखता था, पर मुझे बोल्ट से मिलने का चांस नहीं मिल सका। अपना पार्ट शूट करके वो निकल चुके थे। मुझे मालूम था कि बोल्ट क्रिकेट के फैन हैं। अगर वो मुझे मिलते तो उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती। इन वर्ल्ड फेमस एथलीट्स के साथ मिलकर और इनके साथ काम करने के बाद कुछ वक्त के लिए मैं भूल ही गया था कि मुझे लंग ट्यूमर है। पर जब भी मुझे खांसी आती तो मेरे मुंह से ब्लड निकलता था। एक एथलीट के तौर पर मुझे दर्द बर्दाश्त करना सिखाया गया था। मुझे ग्रेट इंडियन क्रिकेटर अनिल कुंबले याद हैं, जिन्होंने टूटे हुए जबड़े के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला था। और अब आया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं लंदन गया और डॉक्टर हार्पर से मिला। उन्होंने बताया कि मुझे कीमोथेरेपी के 4 साइकिल से गुजरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कीमोथेरेपी से मेरे बाल निकल जाएंगे, पर बाद में वापस उग जाएंगे। फिर लास्ट मिनट प्लान चेंज की वजह से मैं इंडियानापोलिस आ गया था। यहाँ डॉक्टर एनहोन मेरा ट्रीटमेंट करने जा रहे थे। ये वही डॉक्टर थे जो पहले लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का ट्रीटमेंट कर चुके थे। लांस एक अमेरिकन रेसिंग साइकिलिस्ट हैं, जिन्हें कैंसर हुआ था। मैंने डॉक्टर हार्पर को अपने प्लान चेंज के बारे में बता दिया और माफी मांगी। तो डॉक्टर हार्पर ने कहा कि लंदन में भी मुझे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बेटे को कैंसर होता तो वो उसे भी डॉक्टर एनहोन के पास ही भेज दे। डॉक्टर एनहोन एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने में 3 कीमोथेरेपी साइकिल्स के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, जैसे कि मुझे कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कीमोथेरेपी के बाद मैं पिता बन पाऊंगा, तो उन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी रेट 60% तक घट जाती है, लेकिन अभी ये सिर्फ 10% कम है। यानी मेरे पिता बनने की उम्मीद अभी बची थी। मैंने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक इट्स नॉट अबाउट द बाइक पढ़ी। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा तो सोचा कि बुक काफी डिप्रेसिंग होगी, पर जब दोबारा पढ़ा तो पता चला कि आर्मस्ट्रॉन्ग स्पर्म बैंक गए थे, जहां उन्होंने अपना स्पर्म प्रिजर्व करवाया था। बाद में उनके 3 बच्चे हुए, वो भी तब जब लांस को टेस्टिकुलर कैंसर था। जिन दिनों मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी, उन दिनों मुझे भूख नहीं लगती थी और ना ही नींद आती थी। मैं अपनी वीडियो बनाता रहता था। मैंने अपनी एक डायरी भी बना रखी थी। अब तक इंडिया में मीडिया के थ्रू सभी को मेरी इस बीमारी का पता लग चुका था। बाद में पता चला कि जिन 2 लोगों पर मुझे काफी ट्रस्ट था, उन्होंने मेरे बारे में मीडिया में खबर फैला दी थी। उनमें से एक इंडियन जर्नलिस्ट था, जिसने मेरे ब्लैकबेरी अपडेट्स यूज करके न्यूज डिलीवर कर दी थी। दूसरा था जतन चौधरी। उसने एक न्यूज चैनल के पास जाकर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे कैंसर की न्यूज फैलते ही मुझे फैंस के कई सारे कॉल्स आना स्टार्ट हो गए, जिनमें बच्चों से लेकर फिल्म एक्टर्स तक थे। फिर मैंने सोचा कि मैं सबको ट्विटर के थ्रू ऑफिशियली इन्फॉर्म करूंगा। अपनी बीमारी के दिनों में मैं वीडियो गेम्स खेलता था या नेट सर्फिंग करता था। मेरी माँ ग्रोसरीज खरीद कर लाती और मेरे लिए खुद खाना पकाती थी। कीमोथेरेपी लेने के कोई 15 दिनों के बाद एक दिन जब मैं उठा तो अपने बेड पर बालों का गुच्छा देखा। मेरे बाल गिरने लगे थे। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं अपना सर शेव करा लूंगा, यानी गंजा हो जाऊंगा, और मैंने हेड शेव कर लिया। मैंने अपनी एक पिक ली और ट्विटर पर पोस्ट कर दी। मेरे मैनेजर निशांत ने मुझे बताया कि अनिल कुंबले बॉस्टन में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगा कि शायद वो नहीं आ पाएंगे, पर अनिल मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे YouTube पर अपने पुराने क्रिकेट वीडियोस देखने से मना किया और ये भी कहा कि एक दिन क्रिकेट मेरी लाइफ में वापस लौटकर जरूर आएगा। अनिल ने मुझे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि इस वक्त मुझे सबसे पहले अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। कीमोथेरेपी की 3rd साइकिल के टाइम पर डॉक्टर एनहॉन ने मुझे बोला कि उस दिन कोई कीमोथेरेपी नहीं होगी। मेरे रिजल्ट्स देखने के बाद उन्होंने बताया कि ट्यूमर चला गया है, बस कुछ बचे कुछ टिश्यूज रह गए हैं। डॉक्टर एनहॉन ने ड्रग शेड्यूल चेंज करने का फैसला किया। लास्ट साइकिल अब 5 दिनों के बाद थी। ये खबर सुनकर मुझे अचानक फील हुआ कि जैसे अब मैं गा सकता हूँ, हंस सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। और अब जिंदगी का अगला पड़ाव यानी बुक का अगला चैप्टर है टेकिंग गॉड अगेन। मेरे ट्रीटमेंट के बाद जो इंसान सबसे पहले मुझसे मिलने आया वो था सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कसकर मुझे गले लगाया और हौसला बंधाया। डॉक्टर एनहॉन ने बताया कि मुझे रिकवरी के लिए अभी और 10 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरे मन में बार बार मरने के ख्याल आते थे।
जल्दी ही मैं वापस इंडिया लौटा। मैं गुड़गांव में अपने घर पहुंचा। मैंने वहां एक आदमी को देखा जिसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने उसे बोला, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरा लॉयर था। दरअसल कीमोथेरेपी के बाद मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, जो अक्सर कैंसर पेशेंट्स को होता है। मेरी वापसी के दौरान मेरी फ्लाइट में जेट एयरवेज के क्रू मेंबर्स ने मेरा काफी ख्याल रखा। सब मुझे देखकर हैरान थे, लेकिन वो प्रोफेशनल वे में बिहेव करते रहे। अपनी ड्यूटी के बीच में ही उन लोगों ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया। सभी ने उस पर साइन किए। इस कार्ड में लिखा था, वेलकम होम यूवी, गेट वेल सून। ऐसे ही एक बार जब मैं मॉल गया तो वहां एक इंडियन कैफे के अंदर चला गया। लोगों ने मुझे पहचान लिया था। सभी मेरे पास आकर बेस्ट विशेस दे रहे थे। यहाँ तक कि जिन्हें मैं जानता नहीं था वो लोग भी मुझे फूड पैकेट्स दे रहे थे जो उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। लोगों के इस रिएक्शन से मैं काफी इमोशनल हो गया। घर आकर मैंने अपनी माँ को जब इंडियन कैफे वाली बात बताई तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि उसे मालूम है कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने अपने भाई जोरावर को देखा तो लगा कि अब मेरी एक बड़ी टेंशन दूर हो गई है। इतने दिनों तक वो माँ और मेरे बिना रहना सीख चुका था। मैं अपने गुरुजी से मिलने चंडीगढ़ भी गया। इनफैक्ट मैं जहां भी गया सभी ने मुझे खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दी। दोबारा सीरियस ट्रेनिंग शुरू करने के पहले मैं अपने दोस्तों के साथ 10 दिन के वेकेशन पर चला गया। हम लोग स्पेन घूमने गए। वहां हम लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते थे, पूल पार्टीज और डिनर्स पर जाया करते। इंडिया वापस आकर मैंने नोटिस किया कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैं ऑलरेडी 103 किलो का था। वक्त आ चुका था कि अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं और वापस फील्ड में आ जाऊं। अब जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा था, द बैटल फॉर कॉन्फिडेंस। एक दिन जब मैं अपने घर की छत पर गया तो वहां एक पिकॉक देखकर, यानी मोर देखकर हैरान रह गया। मोर को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि घर पर मोर आना शुभ है, तो कुछ लोग इसे बैड लक भी बताते हैं। मैंने अपनी माँ को आवाज दी कि जल्दी आओ, छत पे मोर आया है। लेकिन नीचे मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, सिलेक्शन सिलेक्शन। मेरी मदर को खबर मिली थी कि वर्ल्ड कप T20 के लिए इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उन दिनों मेरा एंड्योरेंस लेवल कम था और मेरी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट 0 थी। टीम ट्रेनर्स ने मुझे वापस फिट होने में काफी मदद की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भूल जाऊं कि कभी मुझे कैंसर हुआ था। वे लोग मुझे किसी ऐसे रेगुलर प्लेयर्स की तरह ट्रीट कर रहे थे जिसने 6 महीने से वर्कआउट नहीं किया हो। ट्रेनिंग इतनी हार्ड चल रही थी कि कई बार तो मैं खुद से ही सवाल करने पर मजबूर हो जाता था कि क्या मैं कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट भी पाऊंगा। BCCI या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने मेरा काफी ख्याल रखा। मेरी प्राइवेसी का उन्हें पूरा ध्यान था और वो मेरे सारे एक्सपेंसेस पे कर रहे थे। मेरी प्रोग्रेस चेक करते थे और फील्ड में उतरने का मुझे हर मौका दिया। ट्रेनिंग के वक्त मुझे यही डर रहता था कि कहीं बॉल मुझे हिट न कर दे या कहीं चोट न लग जाए। शुरू में हमने टेनिस बॉल से प्रैक्टिस की और फिर बाद में क्रिकेट बॉल से। T20 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज एकदम वायरल हो गई थी। लोगों के जो कमेंट्स आए वो इमोशनल करने वाले थे। मेरी 3 महीने की प्रैक्टिस और मेहनत काम आई। हालांकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे सिलेक्शन को मुझ पर एक एहसान की तरह देखा जा रहा था। अपने पहले मैच के लिए मुझे विशाखापट्टनम जाना था। वहां जिसने भी मुझे देखा, मेरे टीममेट से लेकर बस के ड्राइवर और सड़क पर बच्चों ने, सभी के सब मुझसे हैंडशेक करने के लिए आए। रवि शास्त्री मेरे साथ एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे। मैंने वहां पर बैनर्स लगे देखे जिसमें लिखा था, गुड बाय कैंसर, वेलकम सिक्सर। जब मैं स्टेडियम में पहुंचा तो क्राउड ने खड़े होकर मेरे लिए चीयर किया और तालियां बजाईं। उस दिन काफी बारिश हो रही थी जिससे फील्ड में पानी भर गया था। हमें मैच पोस्टपोन करना पड़ा। मैं काफी निराश हुआ तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझे हौसला देने पहुंच गए ताकि मैं अच्छे से खेल सकूं। इसकी एक रात पहले ही मैंने डॉक्टर एनहॉन को मेल लिखकर कहा कि मेरी जान बचाने के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैच रीशेड्यूल होकर 4 दिन बाद होना था। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टीम में ब्रैंडन मैकुलम के होने से न्यूजीलैंड का स्कोर काफी बढ़िया था। ये मैच हम 1 रन से हारे थे, लेकिन मैंने 14 के लिए 2 ओवर्स तक बॉलिंग की और 24 बॉल्स में 32 यानी कि 32 रन बनाए, जिसमें चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ हम 1 रन से जीते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में हम नॉकआउट हो गए। इस मैच में मैं प्लेयर ऑफ द मैच था।
कैंसर के बाद मेरी लाइफ में काफी कुछ बदल गया था। इससे पहले मेरा सारा फोकस सिर्फ गेम पर होता था। मैंने कभी अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक कैंसर चैरिटी स्टार्ट करूंगा और मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है यूवी कैन। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं यूवी कैन के लिए फुल टाइम काम करना चाहता हूं। अपने इस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए मैं कैंसर पेशेंट्स की हेल्प के लिए फंड रेज करूंगा और इस बीमारी के प्रति लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा। लाइफ में मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और क्रिकेट, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। अगर मैं फिर कभी फेल हुआ तो मुझे मालूम है कि मैं एक ट्रू फाइटर की तरह फिर से खड़े होकर पूरी ताकत से फाइट कर सकता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और बेहतरीन कंक्लूजन एक सीख के तौर पर हमें इस ऑडियो बुक समरी से मिलता है। इस बुक में आपको वो सारी स्टोरीज मिली जो आपको इंस्पायर तो करेंगी ही, साथ ही हिम्मत, पक्का इरादा और हीरोइज्म की फीलिंग भी आपके अंदर जगाएगी। आपने इस बुक में युवराज सिंह की पहले की लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए उनके प्यार और पैशन के बारे में पढ़ा। क्रिकेट को लेकर वो कितने पक्के इरादों वाले थे और टीम इंडिया में जगह पाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। ये सब हमें इस बुक में पढ़ने को मिला। इस बुक से हमने जाना कि इंडियन क्रिकेट टीम में आने के बाद यूवी की लाइफ कैसी थी और उन्हें कब अपने कैंसर का पता चला। यूवी ने कैंसर से एक लंबी फाइट की और लास्ट में एक विनर बनकर इस बीमारी से बाहर आए। ये एक ऐसी मोटिवेशनल बुक है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी।